तो फिर तेजस्वी यादव के जो पलटू अंकल हैं उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया। एक ज़रूर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है जिसके लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का नाम पलटू अंकल रखा था। अगर हम नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखें तो वो हमेशा म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी महागठबंधन और आरजेडी कांग्रेस के साथ। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ की थी जब वो वाजपेयी और अडवाणी के साथ उन्होंने एक अलायंस किया था, लेकिन 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आया प्रधानमंत्री के नाम राउंड्स पे तो नीतीश कुमार ने बहुत विरोध किया और वहाँ एनडीए से वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट करके उन्होंने अगला बिहार का चुनाव 2015 में आरजेडी लालू यादव जो उनके अभी तक दुश्मन थे उनके साथ फिर से दोस्ती की, उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस के साथ। 2015 का चुनाव में जेडीयू सबसे लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, आरजेडी को 80 सीट्स मिली, जेडीयू को 71, लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि सीनियर थे तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव का पहला चुनाव था तो उन्होंने सीएम बनने की सीट फिर से हासिल कर ली। पर ये अलायंस फिर ज़्यादा देर नहीं चला और कुछ दिनों के बाद वो वापस फिर मोदी के पास गए, बीजेपी के पास गए। 2019 का चुनाव उन्होंने फिर बीजेपी के साथ लड़ा और 2020 का बिहार का चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा। उस समय बीजेपी भी काफ़ी थुकी हो गई थी कि नीतीश कुमार का कभी इधर यहाँ, कभी हाँ तो कभी ना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो उन्होंने भी चिराग पासवान से भी थोड़ी सी दोस्ती कर ली जो नीतीश कुमार के काफ़ी दुश्मन थे और उनकी पॉलिटिकल बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा था। चिराग पासवान की पार्टी को अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा सीट्स नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी भी नंबर 3 आई, आरजेडी नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, लेकिन फिर जेडीयू के नीतीश कुमार फिर से बन गए मुख्यमंत्री। तो ये भी एक कला होती है जब आपके नंबर सबसे कम है लेकिन आप सबके फर्स्ट पॉसिबल चॉइस बन के फिर से सीएम की चेक करके, ऐसे करते करते 6 बारी नीतीश कुमार सीएम बने हैं। लेकिन हर बारी में उनकी जो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उनकी रेटिंग्स है थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं। जो नीतीश कुमार 2013 के थे वो आज के नीतीश कुमार नहीं है। जिन्होंने मोदी को आंख दिखाई थी उनके ऑपोजिट खड़े हुए थे, अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। लेकिन वो वापस फिर जा रहे हैं महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने फिर से अलायंस करी और फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल कर रहे हैं। तेजस्वी उनके डिप्टी होंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी वो फर्स्ट टाइम नहीं रहे हैं, उनका भी अनुभव हो गया है, उनको वो भी काफ़ी उनका कद बढ़ गया है वो, और उनके सीट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता वो नीतीश कुमार को वो जैसे कि पहले सा था कि नीतीश कुमार जो करते हैं करने देंगे, वो अपना बहुत हार्ड बार्गेन करेंगे। अभी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव होम मिनिस्टर का पद मांग रहे हैं। आजकल के माहौल में होम मिनिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है क्या होता है होम मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो के साथ। तो तेजस्वी यादव अपने लिए काफ़ी लंबा अपना भी जो कहते हैं पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं और अपना पैर फैला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का भी गेम प्लान अब इतना बिहार से नहीं है। आप मत ये नहीं भूलिए कि 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे और ऑपोजिशन की तरफ से अभी तक कोई नहीं एक कैंडिडेट मिला है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ तरह का टक्कर दे सके। अपने इस्तीफा देने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल हुई थी नीतीश कुमार की सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने कुछ तरह से तो गठबंधन, कुछ तरह से आगे की फ्यूचर प्लानिंग करी होगी, क्योंकि सबको मालूम है गांधी फैमिली नहीं दे सकती मोदी को टक्कर। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल तक सीमित हैं, केसीआर भी अपने स्टेट तक सीमित हैं। तो नॉर्थ इंडियन का हिंदी स्पीकिंग जो एक लीडर है जो मोदी को कहीं ना कहीं से टक्कर दे सकता है, 6 टाइम चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनको अनुभव भी है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। पहले भी कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार नहीं जाते वापस एनडीए में तो वो एक कैंडिडेट इस तरह के उभर के आ सकते थे। चलो तब नहीं आए लेकिन अब आए, लेकिन इस बीच में काफ़ी कुछ उन्होंने खो दिया है। इनफैक्ट वो एक्चुअली क्यों गए, क्यों उन्होंने अचानक छोड़ा, इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, हमें पता है कि वो आरसीपी सिंह जो उनके मंत्री थे वो उनको पसंद नहीं था कि उन्होंने मंत्रालय ज्वाइन कर लिया। जेडीयू के जो सदस्य थे वो चाहते थे कि सेंटर में उनको ज़्यादा सीट्स मिलें, लेकिन मोदी ने सिर्फ एक कैबिनेट कर दिया था। ये सब तो अचकने हैं, लेकिन रियल रीज़न क्या है और इसके टाइमिंग के साथ वो बहुत जुड़ता है। राष्ट्रपति का चुनाव, नीतीश कुमार की एम्बिशंस थी, उन्हें पता था कि हर इलेक्शन में उनकी सीटें कम होती जा रही हैं, तो उन्हें पता था कि अब बिहार में हो गया है, अब सेंटर में जाया जाए। तो किस मूड से सेंटर में जाया जाए, उन्होंने सोचा क्यों नहीं राष्ट्रपति, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति कैंडिडेट
कैंडिडेट की हंट चल रही थी, और उनको अगर वो बन जाते तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ भी उन्होंने, मेरे ख्याल सूत्रों ने बताया, ऑफर किया था कि अगर आप मुझे राष्ट्रपति बनाओ तो मैं बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप बीजेपी को दे दूंगा। बीजेपी चाहती है कि वो बिहार का चीफ मिनिस्टर उनके कैंप से होए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है लेकिन बिहार में बहुत समय तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है। तो ये उनकी एम्बिशन थी, लेकिन ऐसे लगता है अमित शाह इस तरह के टर्म्स पे नहीं लेना चाहते थे। तो ना ही वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह नीतीश कुमार को राष्ट्रपति भवन में भेजेंगे, क्योंकि जैसे कि कहा वो पलटू अंकल है, कभी भी पलट सकते हैं, तो उनको बिल्कुल उन पर आश्वासन नहीं था। नीतीश कुमार को ये अनुभव हुआ, इसीलिए उन्होंने फिर अपना समरसॉल्ट किया और कांग्रेस की तरफ गए, और कांग्रेस और महागठबंधन के साथ फिर वो दूसरे कैंप में चले गए हैं। अब देखते हैं ये कब तक चलेगा, क्या ये 2024 तक चलेगा, क्या या एक ही जगह पे सीमित रहेंगे, या फिर से वो एक और छलांग मारेंगे वापस। नीतीश कुमार का करियर बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड एक्चुअली बहुत दुख भी है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जिस तरह से वो सरकार चलाते थे, उनके जो वेलफेयर स्कीम्स की थी औरतों के लिए, सबको बाइसिकल देना, उन्होंने जो और उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज भी नहीं था, अकेले हैं, उनकी फैमिली अलग से रहती है, तो इन तरह से उनका बहुत अच्छी इमेज हो गई थी। लेकिन अभी जो 5-10 साल में जो उन्होंने अपना करियर में यू टर्न्स लिया है, उसके बाद उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी ना नहीं कहते हैं, किसी को राइट ऑफ नहीं करते हैं, तो वी विल वॉच दिस स्पेस। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।